बाबा बैद्यनाथ की, बाबा बैद्यनाथ की। संथाल परगना रैयाक धरती बाबा बैद्यनाथ और वीर बांटा सिदो कानाबाग की धरती है। सानाम गो बाबा को, बोया मिसी को, डोबोक जोहार। अपने सनी के नमस्कार। की हालचाल छे? मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सहयोगीगण, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, संसद के मेरे साथीगण, विधायकगण और देवघर के मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल देवघर की दिवाली पूरा देवघर दीप मालाएं प्रज्वलित कर और पूरा देश देख रहा था कि जब विकास की गंगा बहती है तब जन जन के दिल में कितना आनंद होता है, कितना उमंग होता है। वो कल पूरे देश ने आपने दीपक जला करके पूरे देश को संदेश दिया है। और आज मैं नए नए एयरपोर्ट देवघर से निकला और बाबा के चरणों में जाने से पहले रास्ते में जिस उमंग और उत्साह से आप सब आशीर्वाद देने के लिए आए थे, पूरा झारखंड, पूरा देवघर, पूरा मेरा सांथाल परगना, आपने जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी पूंजी है। एक तरफ बाबा का आशीर्वाद और दूसरी तरफ ईश्वर रूप जनता जनार्दन का आशीर्वाद। दोनों आशीर्वाद कितना बड़ी शक्ति देते हैं वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। भाइयों बहनों, श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे अभी कुछ समय पहले बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन पूजन अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। जिस नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने में मुझे यहां देवघर आने का सौभाग्य मिला था, आज उसका लोकार्पण करने का अवसर मिला है। आपको याद होगा, पहले योजना की घोषणाएं होती थी, फिर एक दो सरकार जाने के बाद आकर के कोई पत्थर लगा के जाता था और पत्थर लटकता रहता था। दो चार सरकारें चलने के बाद कोई और आता था, फिर वो ईंट लगाना शुरू करता था।
और पता नहीं कितनी सरकारें जाने के बाद एक योजना सामने दिखती थी। आज हम उस कार्य संस्कृति को लाए हैं, उस राजनीतिक संस्कृति को लाए हैं, उस गवर्नेंस के मॉडल को लाए हैं कि जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। हम जनता के हक के पाई पाई की कीमत समझते हैं, जनता के पसीने से आए हुए पैसों का मूल्य समझते हैं और इसलिए जनता जनार्दन का एक पैसा भी बर्बाद न हो जाए, पैसों का समय पर उपयोग हो और पैसों का जो उपयोग हो वो जनता जनार्दन के लिए काम आए, इस संकल्प को लेकर के हम चलते हैं। साथियों, आपने अपना स्नेह देकर मुझे जिस तरह अपना ऋणी बना लिया है उसको मैं तेज विकास करके, सबका विकास करके चुकाने का ईमानदारी से प्रयास करता रहा हूं, करता रहूंगा। आज 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाई और बहनों, भारत आस्था, अध्यात्म और तीर्थ स्थलों की धरती है। तीर्थ यात्राओं ने हमें बेहतर समाज और बेहतर राष्ट्र के रूप में गढ़ा है। हमें देवघर को ही देखे तो यहां शिव भी है और शक्ति भी है। ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ, यहां दोनों ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ यहां दोनों मौजूद है। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से यहां गंगा जल लेकर आते हैं, देश के अलग अलग कोने से आते हैं, बड़ी भक्ति भाव से आते हैं। लोगों को एक दूसरे की भाषा, बोली भले समझ आए या ना आए, लेकिन हमारी आस्था, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये सांझी अमानत है। भारत की इन्हीं धरोहरों को सुरक्षित करने, इन तक पहुंचने का मार्ग आसान बनाने के लिए आज अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। बाबा बैद्यनाथ धाम हो, काशी विश्वनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, अयोध्या धाम हो, रामायण सर्किट हो, भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थान हो, देश में आस्था, आध्यात्म और ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हर स्थान में आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही है। साथियों, आज पर्यटन दुनिया के अनेक देशों में एक आकर्षक उद्योग के रूप में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में अनेक देश हैं जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पर्यटकों के भरोसे चल रही है। भारत के कोने कोने में पर्यटन की शक्ति अपार है, बहुत सामर्थ्य पड़ा हुआ है। हमें इसे और बढ़ाने की जरूरत है। आज दुनिया नए स्थानों को, नए कल्चर को, नई चीजों को देखना चाहती है, समझना चाहती है, जुड़ना चाहती है। लोग कुछ दशक पहले की विरासत देखकर आंखें चौड़ी करती लेते हैं। उनको कभी कभी लगता है अच्छा है,
लेकिन जब भारत में आते हैं और यहां हर कोने में, हर पत्थर पे हजारों साल पुरानी यादें वहां पर समाहित हुई देखते हैं। हजारों साल पुरानी इन महान परंपरा दुनिया जब देखती है तो वो चकाचौंध उनके मन को प्रभावित कर देती है। इसलिए आज ये समय की मांग है कि भारत अपनी विरासत को ज्यादा से ज्यादा और तेजी के साथ संरक्षित करे, वहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाए। और हम ये पूरे देश में देख रहे हैं कि बीते वर्षों में जिन भी तीर्थ स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया, वहां यात्रियों की संख्या, पर्यटकों की संख्या अनेक गुना बढ़ गई है। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले आसपास के गांव के लोग, आसपास के जिले के लोग, उनको इनका बहुत बड़ा लाभ होता है। मैं बाबा धाम के आप लोगों को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जब से काशी में विकास ने गति पकड़ी है, काशी विश्वनाथ परिषद का सुंदरीकरण हुआ है, बनारस आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 3 साल पहले की तुलना में इस साल वाराणसी में अभी तक 3 गुना अधिक यात्री आए हैं। इस वृद्धि के चलते होटल वाले हो, ढाबे वाले हो, नाव वाले हो, ऑटो रिक्शा वाले हो, फूल पौधे बेचने वाले हो, पूजा का सामान बेचने वाले हो, इतना ही नहीं, चाय बेचने वालों को भी बहुत फायदा हो रहा है। उनका कारोबार बहुत बड़ा है। वहां जो हस्तशिल्प का काम होता है, कारीगर बुनकर जो सामान बनाते हैं, उसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा बढ़ी है। साथियों, ऐसा ही प्रभाव हम केदारनाथ धाम में भी देख रहे हैं। जब वहां पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, जब वहां सुविधाएं नहीं बढ़ी थी, तो कपाट खुलने की शुरुआती 2 महीने में एवरेज 2-2.5 लाख यात्री आते थे। इस साल कपाट खुलने के शुरुआती 2 महीनों में करीब करीब 9 लाख श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके। ऐसा ही एक उदाहरण आपको पता होगा, गुजरात में मां नर्मदा के तट पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। उस जगह पर जाने क्या, उसके निर्माण के कारण, और वो पूरा क्षेत्र मेरे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र है। वहां हमारे आदिवासी भाई बहन की रोजी रोटी कमाते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के बाद लाखों की तादाद में यहां लोग आते हैं और ये टूरिस्ट वहां पर होटल, वहां के ढाबों में हैंडीक्राफ्ट के सामान खरीदना, सैकड़ों करोड़ रुपए भी खर्च करते हैं। इसका सीधा लाभ वहां रहने वाले लोगों को हो रहा है, मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को हो रहा है। यानी जब पर्यटन बढ़ता है तो इसका फायदा गरीब को होता है, आदिवासी को होता है, दलित, वंचित, पिछड़े को होता है। झारखंड ने भी बढ़ती हुई कनेक्टिविटी, आस्था के स्थलों का सुंदरीकरण पर्यटन को बढ़ाएगा, यहां पर रोजी रोटी को अवसर देगा, नौजवानों के लिए नए मौके मिलेंगे, स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। ये हमारी सरकार के लिए
बहुत गर्व की बात है कि 15 नवंबर हर कोई गर्व करता है पूरे देश में। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को हमने जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और अब पूरा हिंदुस्तान हर वर्ष इस बात को मनाएगा। धरती आबा बिरसा मुंडा के बेहतरीन और आधुनिक संग्रहालय के निर्माण का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। मुझे विश्वास है जो परियोजनाएं आज हमने शुरू की है वो झारखंड के विकास को नई गति देने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारे लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सिर्फ नारा नहीं है। कल जो आप दीप जला रहे थे, आज रास्ते पर उमंग उत्साह से जो उमड़ पड़े थे, और आज भी जहां मेरी नजर पहुंच रही है लोग ही लोग हैं, इसका मतलब है कि लोगों को विकास चाहिए और विकास के लिए सबका साथ मिलता है और सबका साथ सबका विकास ये मॉडल आज देवघर में सबके सामने नजर आ रहा है। भाइयों बहनों, ये जो विकास हो रहा है ये सिर्फ एक नारा बोलने के लिए नहीं है, ये हमारी निष्ठा का प्रमाण है, हमारी नीयत का प्रमाण है, हमारे परिश्रम का प्रमाण है। बीते 8 वर्षों में हमें उनको सशक्त किया है जिनको पहले सिर्फ राजनीतिक नारों में समेट दिया गया था। वो गरीब, वो आदिवासी, वो दलित, वो पिछड़ा, वो हमारी बहनें बेटियों जिनका नंबर हमेशा सबसे अंत में आता था, वो आज हमारी सरकार के लिए पहली पंक्ति में है, हमारी प्राथमिकताओं में पहले पायदान पर है। वो क्षेत्र जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए, हम उनको आगे लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। साथियों, आज बाबा धाम में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन में सोचिए, आज जो काम हो रहे हैं, देश यही है, लोग यही है, दफ्तर वही है, अफसर वही है, तो क्या पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? कौन रोकता था उनको? भाइयों बहनों, इसका एक बड़ा कारण था। सरकारें कुछ होती हैं जिसके दिल में सेवा भाव नहीं, सत्ता भाव भर जाता है, और ये सत्ता भाव के कारण वे लंबे समय तक जो सरकारों में रहे, उनकी प्राथमिकता सत्ता, सर्वसत्ता, सबदूर सत्ता, कहां से मिले वहां से पाना, सिर्फ सत्ता, यही उनका ख्याल, यही उनका मंत्र, वही उनकी प्राथमिकता। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। भाइयों, ऐसे में व्यवस्था ऐसी बन गई कि जिसके पास पहुंच थी, सिफारिश थी, जो धनवान था वही सारी सुविधाओं तक पहुंच पाता था और सारी सुविधाएं उसी के लिए समर्पित हो जाती थी। पहले से जितने दूर थे, जो गरीब थे, दलित थे, पिछड़े, आदिवासी थे, उन तक सुविधा भी उतनी ही देर से पहुंचती थी, उनका नंबर ही नहीं लगता था। इसलिए झारखंड को, संथाल परगना के इस बहुत बड़े क्षेत्र को सुविधाओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। और मुझे गर्व है कि भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार
गरीब की सेवा की भावना से उनके लिए जी जान से काम कर रही है। हम गांव गांव तक सड़कें बना रहे हैं ताकि सुविधा मिले तो सबको मिले। हम गरीबों के लिए नए घर बन रहा है। झारखंड के 12 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बनने के बाद 12 लाख गरीब भाइयों को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को पक्के घर मिले हैं। हर परिवार को बिजली मिले, पर्याप्त बिजली मिले, गरीब से गरीब बहनों को रसोई गैस मिले, हर घर जल पहुंचे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार के ऐसे ही प्रयासों से मेरे गरीब भाई बहनों में गरीबों के विरुद्ध लड़ने का, गरीबी के खिलाफ लड़ने का, गरीबों को गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार करने का, गरीबी दूर करने का नया साहस पैदा हुआ है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार गरीब की मुसीबतें समझती है, गरीब के सुख दुख की साथी है। कोरोना के इस कालखंड में 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई। इस दौरान हमारी सरकार ने गरीब को मुफ्त वैक्सीन से लेकर उनके खाने पीने तक हर चीज का ध्यान रखा। और इतना बड़ा देश, कोई गरीब के घर का चूल्हा न जले, इसकी हमने पूरी तकेदारी की ताकि गरीब भूखा न सो जाए। झारखंड के भी लाखों लोगों को केंद्र सरकार की मुफ्त राशन वाली योजना का लाभ मिल रहा है। भाई और बहनों, आज मुझे एम्स देवघर में नई सुविधाएं शुरू करने का भी मौका मिला है। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। यही झारखंड की धरती है जहां से जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, आयुष्मान भारत योजना का उद्घाटन प्रारंभ यही झारखंड से हुआ था। इस योजना के तहत देश के 3 करोड़ गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज मिल चुका है। इसमें झारखंड के भी 12 लाख से अधिक बहन भाइयों ने इसका लाभ लिया है। इन लोगों ने अस्पताल में भर्ती होकर अपना मुफ्त इलाज कराया है। आप कल्पना कर सकते हैं, इससे सिर्फ झारखंड के गरीबों को ही 1400 करोड़ रुपए, अगर ये योजना न होती तो उनको अस्पताल के 1400 करोड़ रुपए का बिल भरना पड़ता। आज इस योजना के कारण झारखंड के लोगों के जेब में वो 1400 करोड़ रुपया बच गया है। मेरे भाइयों बहनों, सोचिए, इतना पैसा खर्च करके इलाज करने के बजाय मेरा गरीब भाई बहन तो यही सोचता कि भाई कुछ नहीं करना है, थोड़ी तकलीफ होगी, अब कितने दिन जीना है। भाइयों बहनों, वो दवाई न करवाते, घर पे बैठे रहते। मेरी माताएं तो बताती भी नहीं कि मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि मां को रहता है कहीं बेटे को कर्ज हो जाएगा, वो दर्द झेलती रहती। लेकिन मां, तेरे बेटे पर कर्ज न पड़े, तेरा दूसरा बेटा बैठा है तेरी चिंता करेगा। लेकिन भाजपा सरकार की योजना गरीब के लिए बहुत बड़ा संबल बनकर आई है। आयुष्मान भारत योजना की वजह से झारखंड के लोगों को, गरीबों को देश के दूसरे बड़े शहरों के अस्पतालों में भी बहुत मदद मिल रही है। यहां देवघर में एम्स बनने से भी गरीबों की बहुत बचत होने वाली है। साथियों, आदिवासी समाज का सशक्तिकरण, उनके बच्चों का उज्जवल भविष्य भाजपा की प्राथमिकता है। ये केंद्र सरकार की नीतियों में साफ साफ झलकता है। देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में अनेक जिले झारखंड के हैं, उसमें भी अधिकतर
मेरे ये संथाल परगना में है। कुछ महीने पहले ही देश के 44 जनजातीय जिलों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। इसके लिए सरकार लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। इसका लाभ झारखंड के अनेक जिलों में रहने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों, यहां के युवाओं को होने वाला है। इससे जनजातीय जिलों में डिजिटल इंडिया का यानी ऑनलाइन सरकारी सेवाओं का लाभ और बेहतर तरीके से मिल पाएगा। झारखंड एकलव्य मॉडल स्कूलों के नेटवर्क का भी बहुत बड़ा लाभार्थी है। केंद्र सरकार झारखंड में 90 से अधिक एकलव्य स्कूल बना रहा है। भाई और बहनों, झारखंड में प्राकृतिक संपदा भी है और समृद्ध होने का सामर्थ्य भी है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार के प्रयासों से झारखंड का यह सामर्थ्य और बढ़ रहा है। क्या कभी कल्पना की जा सकती थी कि झारखंड पाइप से रसोई गैस और सीएनजी आधारित ट्रैफिक के मामले में देश का अव्वल राज्य में होगा? आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के कारण ये संभव हो रहा है। सिंदरी खाद्य कारखाना जो बंद पड़ गया था, उसे फिर से शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। ये झारखंड के किसानों, देश के किसानों को राहत देगा, यूरिया पर विदेशी निर्भरता को कम करेगा। भाई और बहनों, झारखंड के पास देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनने की हर संभावना मौजूद है। आज संथाल परगना के लिए पहले 4 लेन हाईवे का भी शिलान्यास किया गया है। इससे इस पूरे अंचल में कनेक्टिविटी को विस्तार होने वाला है। साहबगंज में गंगा नदी पर मल्टी मॉडल हब भी बनाया गया है ताकि यहां के उद्योगों को हल्दिया से वाराणसी पर बने नदी जलमार्ग का भी लाभ मिल सकेगा। झारखंड को समुद्री रास्ते से कनेक्ट करने के लिए जो भी प्रयास हो रहे हैं, उससे यहां उद्योग लगाना बहुत आसान हो जाएगा। यहां कच्चा माल भी और जब उत्पादन होगा तो झारखंड यहां के गरीब को, आदिवासी को रोजगार के लिए यहां से कभी उसको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान के और कोनों में झुग्गी झोपड़ी में जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। और यही तो हमारा सबका साथ सबका विकास का राह है। साथियों, विकास के इन कार्यों के बीच आज मैं आप सभी को एक बात से भी सतर्क करना चाहता हूं। आज हमारे देश के सामने एक और ऐसी चुनौती आ खड़ी हुई है जिसे हर देशवासी को जानना और समझना है। ये चुनौती है शॉर्टकट की राजनीति की। बहुत आसान होता है लोग लुभावन वायदे करके शॉर्टकट अपनाकर लोगों से वोट बटोर लेना। शॉर्टकट अपनाने वालों को ना मेहनत करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। शॉर्टकट की राजनीति देश को तबाह कर देती है। भारत में हमें ऐसी शॉर्टकट अपनाने वाली राजनीति से दूर रहना है। अगर हमें आजादी के 100 वर्ष पर भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है तो उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। और परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता। भाइयों बहनों, आजादी के बाद देश में जो राजनीतिक दल हावी रहे, उन्होंने बहुत से शॉर्टकट अपनाए थे। इसका नतीजा ये हुआ कि भारत के साथ आजाद हुए देश भारत से बहुत आगे निकल गए, हम वही के वही रह गए। आज हमें अपने देश को उस पुरानी गलती से बचाना है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आज हम सभी के जीवन में बिजली कितनी जरूरी हो गई है, ये हम सभी देख रहे हैं। अगर बिजली ना हो
तो मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पाएगा, न टीवी चलेगा। इतना ही नहीं, गांव में टंकी बनी हो, नल भी लगा हो, बिजली नहीं है तो टंकी नहीं भरेगी, टंकी नहीं भरेगी तो पानी नहीं आएगा, पानी नहीं आएगा तो खाना नहीं पकेगा। आज बिजली इतनी ताकतवर बन गई है, हर कोई काम बिजली से जुड़ गया है। और भाइयों बहनों, अगर ये बिजली न होगी तो फिर शाम को डिबरी और लालटेन की रोशनी में रहना पड़ेगा। बिजली ना हो तो रोजी रोटी के अवसर, कल कारखाने सब बंद हो जाएंगे। लेकिन बिजली शॉर्टकट से पैदा नहीं की जा सकती। झारखंड के आप लोग तो जानते हैं कि बिजली पैदा करने के लिए पावर प्लांट लगाने पड़ते हैं, हजारों करोड़ रुपए का निवेश होता है। इस निवेश से नए रोजगार भी मिलते हैं, नए अवसर भी बनते हैं। जो राजनीतिक दल शॉर्टकट अपनाते हैं वो इस निवेश का सारा पैसा जनता को बहलाने में लगा देते हैं। ये तरीका देश के विकास को रोकने वाला है, देश को दशकों पीछे ले जाने वाला है। आज बाबा धाम से मैं आप लोगों को, सभी देशवासियों को इस शॉर्टकट की राजनीति से बचकर रहने का हृदयपूर्वक आग्रह कर रहा हूं। शॉर्टकट की राजनीति करने वाले कभी नए एयरपोर्ट नहीं बनवाएंगे, कभी नए और आधुनिक हाईवे नहीं बनवाएंगे, वे कभी भी नए एम्स नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यहां जांच नहीं बनवाएंगे, हर जिले में वो कभी मेडिकल कॉलेज नहीं बनवाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज यहां झारखंड में हजारों करोड़ की नई सड़कों के लिए शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। किसी के लिए बहुत आसान है ये कह देना कि अब से झारखंड में न बस का टिकट लगेगा, न ऑटो में चढ़ने का पैसा देना होगा और न ही रिक्शे का कोई भाड़ा लगेगा। सुनने में ये बहुत लोक लुभावना लगता है, लेकिन ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं, ये शॉर्टकट एक दिन लोगों को ही कंगाल कर देते हैं। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो नई सड़कों के लिए कहां से खर्च करेगी, नई हाईवे कहां से बनवाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से झारखंड के निवासियों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे भाइयों बहनों, आज एक और आग्रह मैं देवघर के लोगों से करना चाहता हूं। आज यहां इतनी सुविधाएं बन रही है तो उनका ख्याल रखने का दायित्व भी मेरे देवघर के भाइयों बहनों का है। देवघर को, बाबा धाम को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी हम सभी भाई बहनों की है। और यात्री आता है, पर्यटक आता है, विदेशी टूरिस्ट भी आता है तो स्वच्छता उसके लिए पहली आवश्यकता होती है। मैं चाहता हूं ये स्वच्छता हम सबकी जिम्मेवारी है। हम अगर शपथ लें कि मैं गंदगी करूंगा नहीं, मैं गंदगी करने नहीं दूंगा, तो स्वच्छता के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाइयों बहनों, आपको कोशिश करनी है कि स्वच्छता की रैंकिंग में कि हमारा देवघर देश के अव्वल शहरों में आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आप लोग मेरी मदद करोगे क्या? देवघर को स्वच्छ बनाओगे क्या? हिंदुस्तान में सबसे शानदार बनाओगे क्या? देखिए, मैंने जितना काम किया है, अब मैं इतना थोड़ा सा काम आपसे मांग रहा हूं। झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही हमें सबने मिलकर के काम करना है। और इसी भावना के साथ हमें देवघर को ही आगे बढ़ाना है, सांथाल परगना को भी आगे बढ़ाना है, हमारे झारखंड को भी आगे बढ़ाना है और पूरे हिंदुस्तान को भी आगे बढ़ाना है। इसी एक भावना के साथ बाबा के चरणों के फिर एक बार प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।